स्वागत है आपका हमारी इस डीएनए कैंपिंग एकेडमी में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स से। और हमारा एक आज नया पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और जिसका नाम है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी अब हम बातें करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर बॉन्डिंग की, यानी उप सहसंयोजक यौगिकों के जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, जो उसके बंध के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में दी गई हैं, उनके ऊपर अब चर्चाएं होने वाली हैं। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी की। सबसे पहले कौन सी थ्योरी आती है आपकी इसके अंदर? वर्नर थ्योरी आती है। इसमें बात होगी वर्नर थ्योरी की। वर्नर थ्योरी की फिर इसमें बातें होंगी आपकी वीबीटी थ्योरी की, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। वीबीटी कंपटीशन वगैरह में यहाँ से सवाल आपके बनते ही बनते हैं। उसके बाद एक बातें होंगी आपकी सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे, सभी के क्वेश्चन करने वाले हैं। सीएफटी के बाद हम बात करेंगे जॉन टेलर डिस्टोर्शन की। जॉन टेलर डिस्टोर्शन, और उसके बाद जो इसके अंदर लास्ट में बातें होंगी वो होती हैं आपकी एमओटीबी, यानी एलएफटी। इसको एलएफटी भी बोला जाता है, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो ये हमारा आगे पोर्शन रहने वाला है। इस पोर्शन को हम कवर करेंगे और साथ में हम इसके क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नर थ्योरी की, जो कि वर्नर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई। और ये जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले आपकी दी गई, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थ्योरी रिप्रेजेंट की गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के लिए, उनके अंदर बॉन्डिंग को समझाने के लिए वर्नर ने ये थ्योरी दी थी। इसके अनुसार वर्नर ये मानता है कि जो सेंट्रल एटम होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में, वो टू टाइप की क्या रखती है भी आपकी वैलेंसी रखती है। वर्नर ये कहता है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी टू टाइप की क्या है भी आपकी वैलेंसी होती है। एक को कहता है प्राइमरी वैलेंसी और एक को कहता है सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है। यानी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट किसको रिप्रेजेंट करती है? वो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है वर्नर, अकॉर्डिंग टू वर्नर। यही हमने लिखा है, इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है अकॉर्डिंग टू वर्नर, वो क्या होती है? सेंट्रल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। यानी सेंट्रल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। यही हमने लिखा है, इट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है। इसके साथ साथ जो प्राइमरी वैलेंसी है आपकी वो क्या होती है? आयोनाइजेबल होती है, वो आयनिक होती है भैया। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, वो आयोनाइजेबल नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, जो प्राइमरी वैलेंसी है अकॉर्डिंग टू वर्नर, यानी जो सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो केवल और केवल नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होता है। यानी नेगेटिव चार्ज से ही उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू वर्नर, यानी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयन। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो
आपकी नेगेटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से, या जो न्यूट्रल चार्ज स्पीशीज होती हैं या जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनसे भी वो सेटिस्फाई यानी संतुष्ट हो जाती हैं। प्राइमरी वैलेंसी का कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर से के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी प्राइमरी वैलेंसी का जो संकुल आयन है, संकुल कॉम्प्लेक्स होता है, या मैं ये कहूं कि जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा होता है उसकी शेप से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका कोई लेना देना नहीं होता, या मैं ये कहूं कि प्राइमरी वैलेंसी का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं होता। इट इज नॉट एसोसिएट विद द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा, यानी ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा की शेप से रिलेटेड नहीं होती भी, यानी कॉम्प्लेक्स की शेप से रिलेटेड ये नहीं होती। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा या कॉम्प्लेक्स की शेप क्या है भी डिपेंड करती है। वो डायरेक्टली क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की शेप से रिलेटेड होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ये इस पर निर्भर करती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यदि चेंज होता है किसी कॉम्प्लेक्स का तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी चेंज होती है, और जब सेकेंडरी वैलेंसी चेंज होती है तो उसकी शेप भी चेंज आपकी हो जाती है। ये डायरेक्टली उससे क्या है भी अटैच होती है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन जो पॉलीहाइड्रा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डायरेक्ट उसके ऊपर इफेक्ट उसका होता है। और ये हम पहले पढ़ के आए हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर कौन सी शेप या कौन सी ज्योमेट्री आपकी हो सकती है। एक बार हम यहां दोबारा देख लेते हैं। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा की जो शेप है वो क्या हो जाती है, आपकी लीनियर होती है। 3 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है। अब 4 होता है तो आपकी टेट्राहेड्रल हो जाती है, या स्क्वायर पिरामिडल भी आपकी हो सकती है। 5 होने पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी आपकी टीबीपी ज्योमेट्री बनती है। 6 होने पर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, मोस्टली ये प्रोबेबिलिटी है कि ऑक्टाहेड्रल आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। इसके साथ साथ वर्नर ये कहता है कि आपको यदि प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको किससे दिखाइए भी, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी लाइन जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको थिक लाइन यानी ऐसे एक मोटी लाइन की जरूरत होती है। तो ये थी वार्नर की कुछ बातें जो उसकी थ्योरी में उसने प्रपोज की थी। उसने जैसे जैसे बताया हमने वैसे वैसे यहाँ पे आपको बता दिया है। अब इसके ऊपर पर्सन कैसे आता है इसके ऊपर बात हम करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको वर्नर थ्योरी के ऊपर सवाल कैसे दिया जाता है। वर्नर थ्योरी में सबसे पहले आपको दिया जाएगा कि मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड आपको दिया जाए, और उस मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड से आपको क्या बनाना होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना होता है। और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जब आप ये बना लेंगे तो उसमें से हमें नंबर ऑफ आयंस पता करने होते हैं, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पता करने दिए जा सकते हैं, या आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, AgNO3 के साथ करवाएं तो वो कितने मोल AgCl आपको देगा, यानी कितने मोल AgCl का प्रेसिपिटेट देगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और उस बने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपसे मोलर कंडक्टेंस भी वो पूछ सकता है कि इसकी मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ आपको एडिशन कंपाउंड दिए गए हैं क्रोमियम के। अब इन एडिशन कंपाउंड से हमें क्या बनाना है भी, सबसे पहले ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने से पहले इस एडिशन कंपाउंड की हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल कर आएगी, क्योंकि इसके ऊपर -3 चार्ज होता है, ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल तभी रह सकता है जब यहाँ पॉजिटिव +3 हो, क्योंकि इसके ऊपर तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी +3। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल कर आई +3, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को क्या है रिप्रेजेंट करती है।
ज्यादातर जो आपको सवाल दिए जाएंगे वहां ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 आएगी या क्या आएगी +4 ही आती है। और जब ऐसा होता है तो आपको इसकी सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 मानना है। क्या मानना है? 6 मानना है। यानी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को क्या मानना है? 6 मानना है। और सबसे पहले जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हम न्यूट्रल लिगेंड का ही यूज करते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे? न्यूट्रल लिगेंड का यूज करते हैं या न्यूट्रल स्पीशीज यूज में लाते हैं। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए तीनों टाइप के जो हैं वो आयन पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल यूज में आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं? न्यूट्रल स्पीशीज यानी न्यूट्रल आयन का हम यूज करते हैं। तो इससे हम जब बनाएंगे तो कितने सेकेंडरी वैलेंसी या कितने कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? 6 का बनाएंगे। कब कब बनाना है? जब क्रोमियम या कोई भी मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3 या +4 आए। तो यहां हम बनाते हैं। तो ये क्रोमियम और क्रोमियम की जो सेकेंडरी वैलेंसी यानी यहां हम जो लगाएंगे चारों तरफ लिगेंड 6H2O 6 लगा दिए हमने। अब इसके ऊपर +3 चार्ज है, +3 चार्ज आएगा क्योंकि इसके ऊपर +3 है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगा दिया हमने? 3 क्लोराइड, क्योंकि ये ओवरऑल कैसा था? न्यूट्रल था। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसका बनाते हैं क्रोमियम की +6 कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले न्यूट्रल से सेटिस्फाइड होंगे। तो हमारे पास न्यूट्रल हैं कितने? 5 हैं। H2O 5, अभी भी एक बच गया। तो अब जब नहीं है तो जो है उनसे आप सेटिस्फाइड कर लो। तो यहां क्लोरीन ये है। अब इसके ऊपर कितना चार्ज बच गया? 3 था। एक से इससे न्यूट्रल हो गया, 2 बच गया तो 2 बाहर लगा दो क्लोराइड नेगेटिव का। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इससे बनाते हैं क्रोमियम। सबसे पहले जितने न्यूट्रल हैं उनसे सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कीजिए यानी कोऑर्डिनेशन नंबर लगाइए। H2O कितने हमारे पास? 4 लगाते ही अब क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 है। और यहां कितनी करनी है हमें? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करनी है। तो 2 क्या लगा दिए? क्लोरीन। अब इसके ऊपर कितना चार्ज बच गया? अभी भी +1। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगा दिया? एक क्लोराइड बाहर लगा दिया। तो ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? आपका न्यूट्रल हो गया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ आयन निकाल लीजिए। अब आपको पता है जैसे ही हम इसको डिसोल्व करेंगे तो 3 तो आपको क्लोराइड मिलेंगे भाई, और ये क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स आयन। तो एक पार्ट तो आपका ये मिलेगा आपको और एक 3 इधर से मिलेंगे। टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ आयन? 4 हो गए। कितने हो गए भी? 4 हो गए। आपके नंबर ऑफ आयन हमें कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। इसी प्रकार इससे 2 आयन इधर से और 1 आयन ये रहा आपका, यानी 3 आयन हमें मिलेंगे। इधर से केवल 2 ही आयन हमें मिलेंगे। अब नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, देखो यहां से हमें कोई क्लोराइड आयन, ये 3 क्लोराइड आयन मिल रहे हैं तो 3। इधर ये क्लोराइड तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट है, हमें फ्री नहीं मिलेगा। फ्री कौन से मिलेंगे? केवल ये 2 मिलेंगे। और यहां भी ये भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट है, फ्री क्या मिलेगा? केवल ये आयन आपको मिलेगा। अब जब AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो केवल और केवल जो सिंपल आयन वाले क्लोराइड आयन है वही इससे रिएक्शन करते हैं भैया। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का जो पार्ट है क्लोराइड आयन वो AgNO3 के साथ रिएक्शन
नहीं करता, यानी ये क्लोराइड और ये क्लोराइड इससे रिएक्शन नहीं करेंगे, केवल ये और ये और ये करेंगे। अब ये इससे जब रिएक्शन करेगा तो कितने मोल AgCl बनेगा? 3 मोल AgCl। ये जब इससे रिएक्शन करेगा, क्योंकि 2 मोल ही हैं, तो 2 मोल AgCl, यहां से 1 मोल AgCl आपको मिल जाएगा। अब मोलर कंडक्टेंस होती है भैया, डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस, इससे नंबर ऑफ आयन पर, यानी जितने नंबर ऑफ आयन उतनी ही मोलर कंडक्टेंस आपकी ज्यादा होती है। अब नंबर ऑफ आयन देखो, यहां 4, यहां 3, यहां 2, यानी नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ आयन क्या हो रहे हैं भी? कम आपके हो रहे हैं। इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे तो मोलर कंडक्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? कम होती जा रही है। तो ये आपकी मोलर कंडक्टेंस है, वो क्या है? धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उम्मीद है आपको ये यानी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे से सवाल वर्नर थ्योरी पे बनते हैं। एक एग्जांपल से हम और देखते हैं। ये एक एग्जांपल हमें और दिया है भी, यानी ये कुछ मॉलिक्यूल और एडिशन कंपाउंड हमें दिए गए हैं और ये सारी चीजें हमें इनके लिए पता करनी है। हम करते क्या हैं? सबसे पहले इनसे क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले ही हम यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी प्राइमरी वैलेंसी इसकी निकालेंगे। प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? इस पे 0 चार्ज होता है, इस पे -4 होता है, यानी ओवरऑल ये न्यूट्रल कंपाउंड है। इस पे -4 है तो इस पे कितना आना चाहिए? प्लस का 4 आपका आना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपकी प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 4 आए तो आपको सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 मानना है। कितना मानना है? 6 मानना है। और सेकेंडरी वैलेंसी को पहले ये कोशिश करनी है कि न्यूट्रल लिगेंड से क्या है भी सेटिस्फाइड करना है। अगर वो नहीं है तो जो भी लिगेंड वहां लिखे दिए गए हैं उनसे उसको सेटिस्फाइड करना है। तो सबसे पहले जब यहां से मैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाऊंगा, क्या आएगा? सेंट्रल एटम प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 4 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। अब 6 को सबसे पहले न्यूट्रल से सेटिस्फाइड करेंगे तो NH3 कितने दिए हैं? 6। इसका मतलब यहां इसकी सेटिस्फाइड हो चुकी है ये, और बाहर इसका प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस का 4 आएगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बाहर काउंटर आयन लगाने पड़ते हैं। अब यहां प्लेटिनम, अब यहां पहले इसकी 6 जो है ऑक्सीडेशन नंबर वो न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाइड करते हैं। NH3 5 अभी हुई नहीं, इसलिए एक क्या यूज करते हैं? क्लोराइड यूज करते हैं। अब यहां चार्ज निकालो, कितना आएगा? प्लस का 4 इसके ऊपर था, एक इससे चला गया, कितना? प्लस का 3। अब प्लस के 3 को काउंटर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? 3 क्लोराइड लगा देते हैं, तो न्यूट्रल हो गया कॉम्प्लेक्स। अब वही सेम तरीका प्लेटिनम, पहले इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लगाइए, न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाइड कीजिए। NH3 की 3, और ये कितने हैं? 4। अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई, 2 और बच गए, तो 2 क्या लगा दीजिए आप? क्लोराइड लगा दीजिए। अब यहां पर चार्ज निकाल लीजिए। 4 था, 2 यहां से गया, प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 को काउंटर करने के लिए 2 क्लोराइड लगा दीजिए। अब यहां प्लेटिनम NH3 कितने हैं? 3। अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, इसका मतलब यहां 3 और क्लोराइड हमें लगाने पड़ेंगे। अब 3 क्लोराइड लगाते ही यहां इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज बच गया? 4 इस पे था, 3 माइनस का कट के प्लस का 1, तो 1 क्लोराइड आप
यहां लगा दीजिए। अब प्लेटिनम NH3 कितने हैं 2, अभी 4 और बचे हैं, तो 4 के 4 क्लोराइड आप अंदर ले आइए और 4 माइनस के 4 और इसके ऊपर प्लस का 4, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपका न्यूट्रल हो गया। इस एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड से हमने क्या बना लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिए। अब इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ आयन पता करने हैं। और आपको दिख रहा है 4 आयन आपको यहां से मिलेंगे और ये कॉम्प्लेक्स आयन आपको मिल जाएगा। तो यहां टोटल कितने हुए नंबर ऑफ आयन, 5 हमें मिलेंगे। यहां से 3 ये रहे, 1 ये रहा, कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे। यहां से 2 ये रहा, 1 ये रहा, 3 मिलेंगे भैया। यहां से 2 मिलेंगे, यहां से 1 आयन हमें मिलेगा और वो भी कैसा है, संकुल आयन हमें मिलेगा। अब नंबर ऑफ क्लोराइड आपको पता है, जो क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट है वो हमें नहीं मिलता। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट कौन कौन से आयन नहीं है, यहाँ 4 क्लोराइड आयन नहीं है, तो यहां से हमें 4 ये मिल जाएंगे। यहाँ 3 नहीं है तो 3 क्लोराइड आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ ये 2 नहीं है तो 2 क्लोराइड आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ 1 मिल जाएगा और यहाँ आपको 0 क्लोराइड मिलेगा। अब जितने क्लोराइड आयन मिलते हैं ना उतने ही मोल AgCl बनता है। यहां से कितने मिले 4, तो यहां से 4 मोल आपको AgCl मिल जाएगा। चार मोल AgCl, यहाँ 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। यहाँ 2 मोल AgCl, यहाँ 1 मोल AgCl और यहाँ आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। अब नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करती है क्या, मोलर कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करती है। और आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ आयन नीचे की तरफ 5 4 3 2 1 कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आयन कम होते जा रहे हैं। तो आपकी मोलर कंडक्टेंस में क्या होती जाएगी भाई, कम होती चली जाएगी। तो ये था आपका वर्नर थ्योरी से रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे। उतारिए। देखिए भी हम अब थोड़ा सा मोलर कंडक्टेंस को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसके ऊपर कैसे सवाल वगैरह बनते हैं और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन given by the complex। यानी आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है वो कॉम्प्लेक्स आपको कितने मोल आयन दे रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंडक्टेंस। जितने ज्यादा आयंस देगा कोई कॉम्प्लेक्स उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टेंस। और ऐसा हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन क्या हो जाए भी सेम हो जाए तो जिस कॉम्प्लेक्स के द्वारा जितना ज्यादा चार्ज कैरी किया जाता है उसकी मोलर कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा बोली जाती है। वो कब, जब नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगी सेम आपके हो जाए। पहले नंबर ऑफ आयंस देखने हैं। इफ number of ion, number of moles of ion, number of moles of ion given by the complex
by the complex are same then more the charge carried more the charge carried by the more the charge carried by the ion, more will be the molar conductance. मोर विल बी द मोलर कंडक्टेंस। ये कब लागू होता है? जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन क्या हो जाए भी इक्वल हो जाए। तो जिस आयन के ऊपर जो आयन जितना ज्यादा चार्ज कैरी करता है उसकी मोलर कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा बोली जाती है। इतना उतारिए, इसके ऊपर एग्जांपल हम देखते हैं। सवाल दिए गए हैं जो मोलर कंडक्टेंस पे बेस्ड हैं। सबसे पहले अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ मोलर कंडक्टेंस का आप क्या बताइए, ऑर्डर बताइए, तो हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितने मोल आयंस दे रहा है। जैसे आप इसको डिसॉल्व करोगे, इसको डिसॉल्व करोगे, इसको डिसॉल्व करोगे, तो ये कितने, एक ये रहा और ये कॉम्प्लेक्स आयन और एक सिंपल आयन, कितने आयन देगा? 2 आयन देगा। जब इसको डिसॉल्व करोगे हम वाटर में, तो यहां से 2 ये आयन मिलेंगे आपको और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, 3 आयन हमें मिलेंगे। यहां से 3 ये और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन, 4 आयन मिलेंगे। तो ये क्या आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन आ गया। नंबर ऑफ आयन बोलो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन बोलो, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या है कंडक्टेंस जो करता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस किसकी होगी? इस 3 नंबर की, फिर 2 नंबर की और फिर 1 नंबर की। तो ये आपका मोलर कंडक्टेंस का इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ सेकंड सवाल में यदि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन निकालें या नंबर ऑफ आयन निकालें, तो यहां एक आयन ये और एक आयन ये, नंबर ऑफ आयन कितने आएंगे? 2। यहां निकालोगे तो एक आयन आपको ये मिलेगा और एक आयन आपको ये मिलेगा। यहां भी 2 ही आयन मिलेंगे। अब जब नंबर ऑफ आयन बराबर हो जाएं तो आपको चार्ज देखना होता है कि कौन सा आयन कितना चार्ज कैरी कर रहा है। अब आपको पता है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स ये क्या है? न्यूट्रल है और हमें पता है क्लोराइड पे क्या होता है? -1 चार्ज होता है। तो इधर वाले कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा? प्लस का 1 चार्ज होगा। ये प्लस का 1 कैरी कर रहा है और ये माइनस का 1 कैरी कर रहा है। इधर इस पे माइनस का 2 होता है। जब इस पे माइनस का 2 है तो यहाँ प्लस का 2 आपका होगा, क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। ऐसा ही यहाँ PO3 -3 चार्ज होता है, तो इसके ऊपर भी प्लस का 3 चार्ज होगा। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा कैरी कर रहा है आपका चार्ज, ऑब्वियसली ये कर रहा है। तो यहाँ आपका ऑर्डर आ जाएगा 3, 2 और 1। तो ये आपके 2 छोटे से सवाल थे। किस पे बेस्ड थे? मोलर कंडक्टेंस पे। एक सवाल हम और देखते हैं, इतना बता के। एक और सवाल दिया गया है भी हमें जो मोलर कंडक्टेंस पे बेस्ड है। इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटाइटी। यानी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं, उनके को पानी में घोला, कोई एक्वस सॉल्यूशन में घोला गया है
और घोलने के बाद आपको उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी मोलर कंडक्टेंस बतानी है। तो जाहिर सी बात है आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन निकालने आने चाहिए। घोलने के बाद में कौन सा कॉम्प्लेक्स कितने आयन देगा पहले हम वो बात कर लेते हैं। यदि वो सेम होते हैं तो बात की जाती है कौन सा आयन कितना चार्ज कैरी करता है। तो यहां हम नंबर ऑफ आयन जब निकालेंगे, नंबर ऑफ आयन मोल्स ऑफ आयन जब निकालेंगे तो आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 4 आयन तो आपको ये मिलेंगे और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ आयन मिलेंगे 5 आयन, 5 मोल आपको आयन मिल जाएंगे। यहां से 3 ये और एक कॉम्प्लेक्स 4 आयन, 4 मोल आपको आयन मिल जाएंगे। यहां से 2 और 1 सॉरी 1 और 1 2 आयन आपको मिलेंगे, 2 मोल आपको आयन मिलेंगे। यहां से 2 ये और 1 ये 3 मोल आपको आयन मिलेंगे। अब जहां से आपको ज्यादा आयन मिल रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी मोलर कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होती है। तो 1 नंबर की सबसे ज्यादा, फिर 2 नंबर और फिर आपका 4 नंबर और फिर आपका 3 नंबर, आपका ऑर्डर आपका ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको वर्नर थ्योरी और वर्नर थ्योरी से रिलेटेड सवाल समझ में आ गए होंगे कि कैसे कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।